9th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में पीपल एज अ रिसोर्स। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 1 का एक्सटेंशन मान के चलना। हमने देखा था कि मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की अगर बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल में आपको चीजों को समझना होगा कि ह्यूमन कैसे कैपिटल बनेंगे जब उनका प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सकाल और विलास की कहानी के रेफरेंस से उस चीज को समझाया गया है। विशियस साइकिल, वर्टियस साइकिल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। फिर अगर हम देखें तो यही ह्यूमन बीइंग को कैपिटल बनाने में दो फैक्टर्स हेल्थ और एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या कदम लिए गए, क्या चैलेंजेस है, वो सारी चीजें हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी इस चैप्टर में बताई गई है आपको। साथ में आप देखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्स नहीं बन पाते कब, जब वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, उसके प्रॉब्लम, सारी चीजें इस चैप्टर में डिटेल में बताई गई है। वही सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चैप्टर ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे देश की जनता जनार्दन एसेट में कन्वर्ट हो सकती है रादर देन लायबिलिटी। अब पॉइंट ये आता है कि कोई भी प्रोडक्शन आप प्रोसेस करते हैं तो उसको ह्यूमन बीइंग ड्राइव करते हैं। इस सेंस में ह्यूमन कैपिटल हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब ये ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप कैसे करोगे। चलो भाई, तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ह्यूमन बीइंग्स में। 10 रुपए का नोट चिपका के नहीं छोड़ दोगे आप इंसान के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि एक हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो काम बेहतर कर पाएगी, और वो हेल्दी होने के साथ साथ पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो उनके पास नॉलेज होगा, स्किल्स होंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स के फॉर्म में, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा और वो आपकी कंट्री में अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएंगे। पहले ऐसा देखा जाता था कि बड़ी पॉपुलेशन लायबिलिटी होती है, इतने सारे लोगों को कहां खिलाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो वो कंट्री के लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। पैसा ही पैसा होगा। दो कहानी का एग्जांपल दिया है, स्टोरी ऑफ सकाल और विलास। सकाल की कहानी कुछ ऐसी है कि एक 12 साल का लड़का है जिसकी मम्मी सीतू एक हाउसवाइफ है और पिताजी एक एग्रीकल्चरल वर्कर है, बूटा चौधरी। अब बूटा चौधरी चाहते हैं कि उनका लड़का पढ़े, उसे पढ़ाते भी है, वो हायर सेकेंडरी की एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता है, पूरा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। और उसके बाद में जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है उसको एक वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है कंप्यूटर में। ट्रेनिंग करने के बाद में मेट्रिकुलेशन के एग्जाम भी पास करता है, जॉब भी मिल जाती है, काम अच्छा करता है, प्रमोशन मिल जाता है, मजे ही मजे हैं। दूसरी तरफ स्टोरी ऑफ विलास जो है, तो विलास भी 11 साल का लड़का है, सेम गांव में ही रहते हैं। विलास की कहानी कुछ ऐसी है कि उसके पिताजी जो है महेश, उनकी मृत्यु हो जाती है जब विलास बहुत छोटा था। विलास की देखरेख उसकी मम्मी ने करी। मम्मी मछलियां बेचती थी। अब मछलियां बेचती थी, बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं पाती थी और विलास के ऊपर उतना प्रॉपर ध्यान दिया नहीं गया। अब देखने को मिलता है कि विलास बीमार हो जाता है, अर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है, मतलब हड्डियों के जोड़ों के दर्द से वो ग्रसित था। अब वो बीमार हो गया, उसके पैसे खर्च होते थे बीमारी पे, साथ ही साथ उसकी मां जो है तो मां अकेली पैसा कमाती थी। और इस चीज को देखते हुए विलास ने भी मां की मदद करना शुरू कर दी है। अब मां बीमार हो गई तो विलास के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो काम छोड़ दे, उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और इस तरह से विलास को बड़ी तंगी में अपना जीवन गुजारना पड़ा। दोनों ही स्टोरी पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आई है क्या, कि एक जगह आपको देखने को मिला कि सकाल जो था तो हेल्दी था, एजुकेटेड था। विलास जो था उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए और वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाए। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये देख के आया कि हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ के निकली सकाल की, और वो पैसे कमा रहा था, इकोनॉमी में एड ऑन कर रहा था। बहुत पैसा अपने पास। वहीं पे विलास समस्याओं से जूझ रहा था। दो तरह के साइकिल्स आपको बताए गए हैं चैप्टर में। एक होता है विशियस साइकिल, जब पेरेंट्स अनएडुकेटेड होते हैं, हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो वो अपने बच्चों को भी वैसे ही रखते हैं और उससे एक विशियस साइकिल बनता है। वहीं पे एक वर्टियस साइकिल बनता है कि जब पेरेंट्स जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो इंटर्न वो बच्चों के बच्चों पे भी वो इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक वर्टियस साइकिल बनता है जो पॉजिटिव है और विशियस जो कि नेगेटिव है। कंट्रीज जैसे जापान वगैरह को देखोगे जो कि रिसोर्सेज में रिच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पॉपुलेशन में हेल्थ और एजुकेशन के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी पॉपुलेशन हाईली प्रोडक्टिव है। चैप्टर आगे बढ़ता है, अगला टॉपिक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। जब आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि नेचर से जुड़े हुए काम प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टर्शरी एक्टिविटी में सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्ट,
टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी दो टाइप होते हैं, एक मार्केट एक नॉन मार्केट। जब किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बदले में आप पैसा लेते हो, यहां ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज। और नॉन मार्केट यानी कि जब आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो काम कर रहे हो, जैसे मंदिर जाना, घर में खुद के लिए खाना बनाना, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गई है। अब आपको हिस्टोरिकली ये देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस के चलते महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप घर के काम ही करो, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मार्केट एक्टिविटीज करो, और पुरुष जो है घर के बाहर के काम संभालते हैं। ये भी ठीक है। ऐसा नहीं कि महिलाएं घर के बाहर काम नहीं कर सकती है। जैसे हम देखा कि विलास की मम्मी मछलियां बेचती थी तो उन्हें पैसा मिलता था। अब यहां पे भी आपको देखना होगा, लेकिन जब मार्केट एक्टिविटीज मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं ना, तो जो रेम्यूनरेशन रहता है, जो पैसा मिलता है, उसमें भी ऊंच नीच होती है, महिलाओं को पैसा कम दिया जाता है। एक फैक्ट है कि अगर महिलाएं एडुकेटेड और स्किल्ड है तो वो भी अच्छा पैसा कमा सकती है। जैसे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो महिलाएं होंगी तो उनको मेन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। चैप्टर आगे बढ़ता है, अगला टॉपिक आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आपकी जो जनसंख्या है वो एसेट होगी या लायबिलिटी, वो कितनी क्वालिटेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जिसमें से पहला फैक्टर है एजुकेशन। जैसे कि हमने कहानी में देखा था कि सकाल के इनिशियल ईयर्स में जो शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की गई, उसे बाद में उसे फायदा मिला। सिर्फ उसे ही नहीं, इकोनॉमी को, कंट्री को, सभी को फायदा मिला। गवर्नमेंट भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स के साथ में शिक्षा को, एलिमेंट्री एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करती है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगी। इनफैक्ट आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो 151 करोड़ रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च होते थे, वो 2020-21 में बढ़ के 99,300 करोड़ रुपए हो गए। इतना कुछ करने का फायदा भी था, जी हां फायदा था। 18% जो हमारा लिटरेसी रेट हुआ करता था 1951 में, वो बढ़ के 85% हो गया 2018 आते आते। तो ये तो फायदा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लूप होल्स भी है। जैसे मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट में डिफरेंस है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट में डिफरेंस है। इनफैक्ट आपको इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। जैसे केरला जैसे स्टेट में लिटरेसी रेट 94% है, वहीं पे बिहार जैसे स्टेट में लिटरेसी रेट 62% ही है। अब इसके बावजूद भी नंबर ऑफ स्कूल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग डाइल्यूटेड है, उतना अच्छा नहीं है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की मदद ली गई और यह तय किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। क्या सोच है रे तेरी। अल्टीमेट गोल जो था इन सारी चीजों का, वो था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो सके। उसी के लिए मिड डे मील स्कीम भी चलाए गए ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बच्चों का अच्छा हो सके, स्कूल भी जाओ खाना भी खाओ, बढ़िया है। साथ ही साथ आप जैसे देखेंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ब्रिज कोर्सेज भी चलाए गए और उससे लिटरेसी रेट में फर्क भी पड़ा है। एक और इंडिकेटर जो है वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब 18 से 23 साल की उम्र में कितने % बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को ले रहे हैं, तो वो है 27% 2018 की डेटा के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड एवरेज से मैच होता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी एजुकेशन निकल के आ सके, साथ ही साथ लोग ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, इन सारी चीजों पे भी फोकस किया जा रहा है। पिछले 60 सालों में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली भी है। अगला इंडिकेटर है हेल्थ। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो क्या वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा, ठीक तरह से काम कर पाएगा? नहीं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट उस चीज पे फोकस भी करती है, ये इंश्योर करती है कि बेसिक फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल हो। पर समस्या यह है कि इसके बावजूद भी हमारी कंट्री में मात्र 542 ही मेडिकल कॉलेजेस है, 313 ही डेंटल कॉलेजेस है, और इसमें भी डिस्पैरिटी है कि कुछ स्टेट्स में है और कुछ स्टेट्स में बहुत कम है। तो ये एक इंडिकेटर था। लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। क्या आप बेरोजगार हो? नहीं। बेरोजगारी का मतलब ये होता है, अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो बेरोजगारी का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो काम करना चाह रहा है ऑनगोइंग रेट्स पे, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी आपको रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, सभी जगह मिलेगी। अगर हम रूरल एरियाज के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक सीजन में आपके पास काम है, एक सीजन में नहीं है। जैसे फसल जब बोई जा रही है, काटी जा रही है, तब काम है, बाकी समय काम नहीं है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा होता है। मतलब कि एक खेत में जैसे अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 लोग हटा भी दोगे ना तो खेत में से प्रोडक्शन उतना ही होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 लोग वहां पे अननेसेसरली काम कर रहे हैं लेकिन काम तो कर रहे हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। शहरों में आपको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, मतलब एक व्यक्ति है, पढ़ लेता है, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, डिग्री अपने गले में टांग के घूमता है, लेकिन काम नहीं है।
उसके भी मल्टीपल कारण है। कभी कभी लोगों के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाने से भी काम की कमी होती है, और कभी कभी यह देखने को मिलता है कि जो स्किल चाहिए रहती है पढ़ लेने के बाद भी लोगों के पास में वो स्किल नहीं होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा राक्षस है जो कि क्या करता है, कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट की जगह लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। उससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, कंट्री में होपलेसनेस आती है, इकोनॉमी जो है अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के और भी डायमेंशंस है, जैसे इंडिया में नंबर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का कम दिखेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत कम पैसे में एम्प्लॉयड है। अब क्योंकि एम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। और भी मल्टीपल डायमेंशंस है, जैसे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी फैमिली एक ही जगह काम करते देखने को मिलेगी जो कि डिस्गाइज तरीके से काम कर रही है, लेकिन कहने को वो एम्प्लॉयड होंगे। तो ये कुछ इश्यूज थे चैप्टर के। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। चैप्टर हमारा समाप्त होता है, पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।